शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सरकार आज जारी करेगी वित्त वर्ष 2019-20 के आखिरी और चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े। लॉकडाउन शुरू होने के पहले यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के जीडीपी ग्रोथ में भारी गिरावट का अनुमान है। कैसे रह सकते हैं जीडीपी के आंकड़े, समझते हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं हमें, जो जीडीपी आंकड़े आज जारी होने वाले हैं उनमें कोरोना संकट की वजह से कितना असर पड़ता हुआ हम देख सकेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो आखिरी तिमाही था उसका जो आखिरी हफ्ता था वो लॉकडाउन की चपेट में आ गया था। हालांकि जो कोरोना संकट है उसकी आहट कारोबारी और इंडस्ट्री ने पहले ही भाप ली थी, इसलिए जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो काफी धीमी हो गई थी। इसलिए इसका असर जो चौथी तिमाही है उस पर पड़ना लाजमी है। और कुछ लोग तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो पिछले तिमाही के मुकाबले काफी भारी गिरावट का अनुमान है। अगर बात करें Q3 की, तो Q3 में 4.7% का जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया गया था। उसके मुकाबले यहां पर कहा जा रहा है कि 3.5% के आसपास ये ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ चौथी तिमाही का रहने वाला है। लेकिन कुछ रेटिंग एजेंसियां हैं, उनका अनुमान है कि इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है। मसलन अगर बात करें केयर रेटिंग की, तो उसने 3.6% कहा है। तो यहाँ पर आलोक के साथ तकनीकी दिक्कत आ रही है इनके लाइव लिंक में, लेकिन जो वो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक जो तमाम एजेंसियां हैं उनका जो अनुमान है वो आपको बता देते हैं जब तक आलोक हमारे पास फिर से लौटते हैं। क्रिसिल का कहना है कि 0.5% की यहाँ पर ग्रोथ होगी, जबकि इकरा ने 1.9% तक का अनुमान यहाँ पर बताया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस तिमाही का आखिरी जो एक हफ्ता है उसमें लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से उसका असर हम पड़ते हुए देख सकते हैं खासतौर से। लेकिन अगर हम बाकी तिमाहियों में इसका बाकी तिमाहियों पर एक बार तुलना करें उनके साथ, तो क्वार्टर 1 में 5.1%, जबकि क्वार्टर 2 में 5.6 के आसपास हमने जीडीपी ग्रोथ आते हुए देखी थी। FY 19-20 का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है वो अनुमान के मुताबिक 4.2% लगाया जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुक करते हैं लॉकडाउन से जुड़ी अहम खबरों की ओर। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है और इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात भी की है। कल मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री ने लॉकडाउन को लेकर चर्चा भी की थी। क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक में से और क्या लॉकडाउन आगे 2 हफ्ते और बढ़ सकता है? तमाम डिटेल्स के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, ये बताएं सबसे पहले कि वाकई क्या 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है, और साथ ही जो गृह मंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई उनकी? देखिए, पिछले 48 घंटे से जिस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है गृह मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में, उससे ऐसा लगता है कि सरकार नहीं चाहते हुए भी कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकती है। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाएगी, इसका मतलब 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल लॉकडाउन की मियाद इसी हफ्ते यानी 31 मई को खत्म हो रही है। लेकिन लॉकडाउन का जो अगला चरण अगर आता है, लॉकडाउन 5, तो उसमें आपको बहुत सारी रियायतें देखने को मिलेंगी। राज्यों को कई सारे अधिकार दिए जाएंगे। रियायतों और अधिकार के बावजूद कुछ चीजों पर पाबंदी जारी रह सकती है। मिसाल के तौर पर सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान, इस पर पाबंदी जारी रह सकती है, यानी इन 3 चीजों को आप नहीं खोलेंगे लॉकडाउन 5 में भी। साथ ही साथ धार्मिक संस्थान में इजाजत तो होगी लेकिन शर्तों के साथ होगी। कोई ऐसा आयोजन जहां बहुत ज्यादा लोगों के जुटने की आशंका हो, संभावना हो, वहां पे कई सारी पाबंदी रहेगी। और इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उसके फीडबैक के आधार पर फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में गए और आज प्रधानमंत्री के साथ करीब 1 घंटे की मुलाकात की और प्रधानमंत्री को बताया कि आखिर कौन कौन से राज्यों ने क्या क्या उनसे कहा है, किस तरह की ढील देनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। बता दूं कि गोवा और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य जिन्होंने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अब आपको छूट देनी चाहिए, यानी होटल जैसे सेक्टर में थोड़ी सी आपको रियायत बरतनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बीच बातचीत हो चुकी है और अगले 24 घंटे के भीतर सरकार आगे की रणनीति का खुलासा कर सकती है कि लॉकडाउन 5 रहेगा, अगर रहेगा तो फिर इसमें क्या शर्तें, क्या छूट रहेगी। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में अब राज्यों को और यहाँ तक कि नगर निगम को भी फैसले लेने की छूट है, लेकिन क्या ऐसे लॉकडाउन का मकसद पूरा हो रहा है? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर कर रहे हैं खास बात शाम 5:57 पर।
देश में कोरोना संक्रमण काबू में आता नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि 7,466 हैं। अब देश में कुल मरीजों की जो संख्या है वो 1,65,000 के पार पहुंच गई है। 4,706 मरीजों की मौत हुई है अब तक इस वायरस की वजह से, जबकि 71,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इस वक्त कोरोना पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा और मुंबई से अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। तो दीपाली, पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लगभग 7,000, लेकिन अब कुल आंकड़े हम देखें तो देश में 1,65,000 से ज्यादा हो गए हैं कोरोना मरीजों की। बिल्कुल, ये संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। कविता, अगर पिछले 24 घंटे का जिक्र जिस तरह से आपने किया, तो ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक ही हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ मामले पूरे देश भर से सामने आए हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह का कोई रिलीफ बढ़ती हुई संख्या में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर अब तक के डेटा को देखें तो 4700 से ज्यादा लोगों की मौत देश भर में इस वायरस से हो चुकी है। हालांकि 71,000 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वायरस को मात दी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखी जाए तो वो कई गुना ज्यादा है, जिसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़े जो चिंता की बात है वो ये कि महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, यहां पर जो संख्या है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार केंद्र सरकार इन राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ से यही नंबर जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं दिल्ली की बात कहूं, यहां पर जो कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 16,000 से पार जा चुकी है और पिछले 24 घंटे में आप मानेंगे कि 1,000 से ज्यादा नए मामले सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में देखने को मिले हैं। यहां पर 316 की लोगों की जान अब तक कोरोना की वजह से जा चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार का यह दावा है कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है और ये जिस तरह से नंबर बढ़ रहा है, इसकी उम्मीद पहले ही लगाई गई थी कि अगर लॉकडाउन के चौथे चरण में जो ढील दी जाएगी तो सरकार को यह आशंका थी कि इस तरह के मामले बढ़ेंगे और उनका ये कहना है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी इंतजाम है सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो किया गया है और लगातार मरीजों की ट्रेसिंग का काम जारी है। खासतौर पर अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें तो यहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से घर घर जाकर मरीजों की पहचान की जा रही है और सरकार का कहना है शायद यही वजह है कि मामले इतने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लगातार ट्रेसिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मामले बढ़ भी रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का क्या हाल है, अभिषेक? देखिए, मुंबई की बात करें तो मुंबई में करीब 2 लाख टेस्टिंग हो चुके हैं, जिसमें करीब 35,500 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कई लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं। अगर पूरे महाराष्ट्र भर की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 60,000 के आसपास पहुंच गया है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें अगर बात करें पिछले 24 घंटे की तो उसमें करीब 2600 मरीज नए आए हैं और जबकि जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनमें महज 700 से 800 मरीज हैं। यानी अभी भी जो आंकड़ा है, जो स्वस्थ होने का रेशियो है, वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। लगातार प्रयास कर रहे हैं सरकारों की तरफ से कि इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि अगर आर्थिक गतिविधियां आपको चलानी है तो कंटेनमेंटेड जोन, प्रतिबंधित क्षेत्रों को आपको कम करना पड़ेगा और दायरा आपको अर्थव्यवस्था का बढ़ाने के लिए आपको मरीजों की संख्या घटानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी मुंबई, पुणे, मालेगांव, नासिक, औरंगाबाद, इस तरीके के जो शहर हैं वहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। अगले लॉकडाउन 2 दिन बाद जो लॉकडाउन समाप्त हो रहा है उसके बाद जो संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन एक और बढ़ेगा महाराष्ट्र में और उसमें रियायतें दी जाएंगी काफ़ी हद तक। लेकिन जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं या जो रेड जोन है वहाँ के लिए अभी फिलहाल बहुत कुछ खास नहीं होने जा रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश है जो जहां पर केसेस कम है या नहीं है वहां पे चीजों को ज्यादा से ज्यादा खोला जाए ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। लेकिन कोरोना की बात करें
तो यहाँ पे लगातार मामले हम देख रहे हैं कि बढ़ ही रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। दीपाली, आप हमारे साथ बने रहें। श्रमिक स्पेशल दोनों ट्रेनों की अगर हम बात करें तो हाल ही में हुई कुछ मौतों के बाद निशाने पर आए रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने अब एक एडवाइजरी यहाँ पे जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि सीनियर सिटीजन, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या फिर पहले से बीमार लोग फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने से बचे। लेकिन दीपाली, आपसे हमें समझना है कि इस बयान के पीछे क्या वजह रही और कुल मिलाकर बयान में विस्तार से बताएं क्या कहा गया है। देखिए, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब तक जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, इसमें 10 से 15 प्रवासी मजदूर हैं जिनकी मौत हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि रेलवे की तरफ से अब भी नहीं की गई है कि कितने लोगों की मौत सफर के दौरान हुई है, लेकिन इससे थोड़ा सबक लेते हुए रेल मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करी है। मुख्य तौर पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और कहा है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, या फिर जो 10 साल की उम्र से कम बच्चे हैं, ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन में रेलवे की जो अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं इसमें ट्रैवल ना करें। साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो या फिर दिल की कोई बीमारी हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी फिलहाल ये एडवाइजरी जारी की गई है कि वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा ना करें जब तक कि काफी जरूरी ना हो। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो ट्रेनें चलाई गई है कविता, उस लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और उस तरह का इंतजाम फिलहाल भी रेलवे की तरफ से नहीं किया जा रहा है जिसकी आवश्यकता है कि वो एहतियात बरते और इस गाइडलाइन को फॉलो करें। दीपाली, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कोरोना को लेकर दिल्ली और हरियाणा में एक बार फिर से ठन गई है और इसमें पिस रही जनता। दरअसल हरियाणा में आज दिल्ली से सटे राज्य के बॉर्डर को सील कर दिया और खट्टर सरकार की दलील यहां पर यह है कि दिल्ली से हरियाणा में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इसके बाद बॉर्डर पर लोगों का जमावड़ा लग गया और कई लोग फंस भी गए। गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ियों और लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों के अलावा सबको बॉर्डर पर ही रोक दिया। इसके बाद इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया और केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी जो है बॉर्डर सील किए जाने का विरोध कर रही है। तो वहीं हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना के मरीज बढ़ गए हैं, इसीलिए स्वास्थ्य कारणों से यह फैसला लिया गया है। सुनिए। प्रदेश में तो जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं उन्हीं से ही कोरोना बढ़ रहा है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे तो रोकना पड़ेगा कि दिल्ली से लोग ना आए, दिल्ली से आवागमन ना हो। अभी हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में केस लगा था और हाई कोर्ट ने कुछ कैटेगरीज को इजाज़त दी है, उनको हमने अलाउ किया है। और जो लॉकडाउन 4.0 की MHA की गाइडलाइन आई थी उसमें भी उन्होंने कुछ कैटेगरीज को छूट दी है, सबको छूट नहीं दी है कि हर व्यक्ति नहीं आ जा सकता। दूसरी ओर हरियाणा सरकार के दावों के उलट आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर को सील किए जाने को तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर इस तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। संजय सिंह ने कहा है कि ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है और केंद्र को NCR पर साफ दिशा निर्देश बनाने चाहिए। सील कर देंगे इस तरह से तो फिर तो कोई सहयोग और सामंजस्य वाली बात ही नहीं है। फिर तो ये तुगलकी फरमान है कि साहब हम यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना योद्धाओं का सम्मान करो। बताइए, जो डॉक्टर्स गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, वो कैसे अपने घर जाएंगे, कैसे अपने परिवार के पास पहुंचेंगे? आगे बढ़ते हैं। कॉस्मेटिक ब्रांड्स की बिक्री पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर्सनल हाइजीन और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, वहीं लिप प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक, लिप ग्लॉस जैसे प्रोडक्ट्स की बिक्री घट गई है। देखिए हमारी संवाददाता सिल्की सिंह की रिपोर्ट। मैं
मेकअप और तमाम तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं बल्कि एक मूड लिफ्टर भी माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना काल में सबके चेहरे पर मास्क है और इस मास्क के पीछे स्माइल कहीं छुप गई है, शायद यही वजह है कि लिपस्टिक की डिमांड भी काफ़ी घट गई है और लिपस्टिक की सेल्स भी काफ़ी घट गई है। फिलहाल कॉस्मेटिक कंपनियां लिपस्टिक कैटेगरी में कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट निकाल रही है। कुछ बड़ी कंपनियां 40% तक डिस्काउंट दे रही हैं, बाय वन गेट वन ऑफर दे रही हैं। ये कैटेगरी काफ़ी बड़ी कैटेगरी मानी जाती है कॉस्मेटिक स्पेस में और 50 से 60% बिजनेस कंट्रीब्यूट करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम आई मेकअप की, यानी कि जो आपके चेहरे का एक्सपोज्ड एरिया है, बचा आई मेकअप और फेशियल प्रोडक्ट्स जिसमें फाउंडेशन इत्यादि आते हैं, तो वहीं आई मेकअप की अगर बात करें जो कि 10 से 12% कंट्रीब्यूट करती है, उसकी डिमांड आगे आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। नेल पेंट्स और नेल्स के तमाम तरह के जो मैनिक्योर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी सेल्स ग्रोथ की डिमांड कर रहे हैं कॉस्मेटिक कंपनियां। और वहीं जो हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फेस मास्क, फेस क्लेंजर, क्लेंजिंग मिल्क, फेस वॉश, इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आगे आने वाले समय में काफ़ी बढ़ेगी। तो बाकी बिजनेसेस की तरह ही कॉस्मेटिक स्पेस में भी बिजनेस स्ट्रैटेजी में बदलाव की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की डिमांड पर कोरोना का असर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार का पूरा हाल, बने रहे। अब जल्द ही किसी को फोन करने से पहले आपको 0 लगाना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग से यह सिफारिश की है। इसके अलावा फिलहाल ट्राई ने मोबाइल नंबर को 11 डिजिट का करने का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया है। और इसके अलावा ट्राई ने और क्या क्या सिफारिशें जारी की है समझने के लिए सीधा जुड़ते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, ये बताएं कि आखिर ट्राई ने मोबाइल नंबर और कॉलिंग को लेकर अपनी जो सिफारिशें जारी की हैं उनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। आखिरी नंबरिंग रिसोर्स को लेकर ट्राई का ब्लूप्रिंट आखिर क्या है? देखिए, देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 120 करोड़ मोबाइल ग्राहक जो पहले से ही हैं। उसके बाद लोग डुअल सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए नए सिम कार्ड जो है वो आ रहे हैं। तो इससे नंबर रिसोर्सेज में प्रेशर था कि कहीं आगे चल करके नंबर जो है ख़त्म ना हो जाए। तो टेलीकॉम रेगुलेटर TRA के पास एक प्रस्ताव आया था कि मोबाइल नंबर जो है वो 11 डिजिट का कर लिया जाए, जिससे कि सारे नंबर जो है अकोमोडेट हो जाए। लेकिन जो टेलीकॉम रेगुलेटर है ट्राई ने इस प्रस्ताव को जो है फिलहाल के लिए ठुकरा दिया है। टेलीकॉम ट्राई ने अपनी सिफारिशें जो है दूरसंचार विभाग को सौंप दिया है। ट्राई के मुताबिक अभी फिलहाल जितने नंबर है उनके आगे 0 लगाकर काम जो है चलाया जा सकता है। अब मोबाइल उपभोक्ता को कोई भी नंबर डायल करने से पहले उस नंबर के सामने जो है 0 लगाना पड़ेगा। एक दूसरा चीज होगी खासतौर पे कि 6432 से अभी तक लैंडलाइन जो है नंबर शुरू होते थे, लेकिन ट्राई ने अब इन नंबरों को भी मोबाइल के लिए एलोकेट करने का प्रस्ताव जो है वो रखा है। तो जल्दी ये नंबर जो है 6432 से आपका मोबाइल नंबर जो है वो भी शुरू होगा। और तीसरा ये कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए ट्राई ने 13 डिजिट का नंबर जो है वो एलोकेट करने की सिफारिश जो है वो की है। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है वो होगा, जिससे कि आसानी से कम्युनिकेट जो है हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ट्राई के मुताबिक अभी 0 लगा करके काम जो है वो चलाया जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए मोबाइल नंबर 11 डिजिट का करने की कोई जरूरत नहीं है और ये अभी आपका मोबाइल नंबर जो है वो 11 डिजिट का नहीं होगा। ऑलराइट असीम, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि देश में कम लैंडलाइन ब्रॉडबैंड को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई और दूरसंचार विभाग में ठन गई है। हमें सूत्रों से खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक ट्राई ने देश में कम ब्रॉडबैंड के लिए दूरसंचार विभाग को जिम्मेदार ठहराया है और उसके रवैये के खिलाफ PMO को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें यह कहा गया है कि ब्रॉडबैंड की संख्या बढ़ाने की सिफारिश दूरसंचार विभाग जो है उसकी अनदेखी कर रहा है। लेकिन असीम, आपसे हमें यह समझना है कि ये ब्रॉडबैंड को लेकर ट्राई की दूरसंचार विभाग से आखिर शिकायतें क्या है? चिट्ठी में जो बातें कही गई हैं वो क्या है? देखिए, कोविड-19 के चलते लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको पुअर कनेक्टिविटी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है देश में ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन का ना होना। लैंडलाइन पर मात्र सिर्फ 2 करोड़ लोग जो है वो ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, जबकि मोबाइल पर 65 करोड़ लोग जो है ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो सरकार ने इसको लेकर के चिंता जताई थी और पूछा था कि किस तरह से ब्रॉडबैंड को बढ़ावा जो है वो दिया जा सकता है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि टेलीकॉम रेगुलेटर TRA ने इसका ठीकरा जो है दूरसंचार विभाग के सर
पर फोड़ा है। ट्राई के मुताबिक दूरसंचार विभाग जो है ब्रॉडबैंड को बढ़ाने को लेकर के संजीदा जो है वो नहीं है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI ने पिछले कई सालों में कई सारी सिफारिशें जो है ब्रॉडबैंड को बढ़ाने के लिए जो वो की थी, लेकिन सभी को ठंडे बस्ते में जो वो डाल दिया गया। अभी तक दूरसंचार विभाग ने किसी भी सिफारिश को मंजूरी जो है वो नहीं दी है। ट्राई ने ऑपरेटर्स को इंसेंटिव देने की बात की थी, केबल टीवी के जरिए ब्रॉडबैंड देने की सर्विसेज देने की बात जो है ट्राई ने सिफारिश जो है वो की थी। इसके अलावा ट्राई ने यह भी कहा था कि वाईफाई एक हॉटस्पॉट्स के जरिए ब्रॉडबैंड एक्सेस जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक दूरसंचार विभाग ने किसी भी सिफारिश को मंजूरी जो है वो नहीं दी है। जो ट्राई है उसने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिख करके दूरसंचार विभाग के इस रवैये के प्रति नाराजगी जो है वो भी जताई है। तो जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब इसके बाद दूरसंचार विभाग ने इसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू कर दिया है और अगले कुछ दिनों में कई बड़ी सिफारिशों को हरी झंडी जो मिल सकती है, जिससे कि देश में ब्रॉडबैंड का दायरा जो है वो तेजी से बढ़ेगा। शुक्रिया असीम, पूरा मामला हमको समझाने के लिए। बात करते हैं अब शेयर बाजार की, जहां पर हफ्ते के आखिरी दिन बाजार मजबूती लेकर बंद हुआ है। निफ्टी में लगातार हमने तीसरे दिन जो है तेजी का सेशन देखा। निफ्टी बैंक ने चौथे दिन बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। निफ्टी जो है 9580 पर बंद हुआ है। लेकिन चलिए आज से जून सीरीज की भी शुरुआत हुई है, लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा से। सुमित, ये बताएं कि बाजार की बड़ी बातें क्या रही, कहां कहां एक्शन दिखा? देखिए, जून सीरीज की शुरुआत थी और महीने का आखिरी कारोबारी सत्र था, तो भारतीय बाजारों में लगातार तीसरा दिन जबकि खरीदारी का ही दौर देखने को मिला। और आज के लिए जो ड्राइवर रहे उसमें ऑयल एंड गैस, PSU कंपनीज जहां पर खरीदारी देखने को मिली। साथ ही साथ आज टेलीकॉम और IT को छोड़ते तो मेजरली सभी के अंदर खरीदारी थी, चाहे आप ऑटो देख लें, मेटल देख लें, सब में मोरलेस बाइंग देखने को मिली। एक एक करके तमाम शेयरों पर नजर डालते हैं। पहले निफ्टी गेनर्स, IOC, विप्रो, ONGC, कोल इंडिया यानी कि मेजरली PSU जो कि आज तेजी को ड्राइव कर रहे थे। लूजर्स में एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल और TCS जैसे कुछ नाम रहे। मिड कैप गेनर्स में IDFC फर्स्ट, GMR इंफ्रा, महानगर गैस और टोरेंट पावर कुछ नाम जो कि आज तेजी में रहे। मिड कैप लूजर्स में CSC, जुबिलेंट फूड्स, टाटा कंज्यूमर और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयरों में आज कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा F&O गेनर्स में से आइडिया एक अच्छी खबर के बीच शेयर में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा IDFC फर्स्ट, ICICI प्रूडेंशियल और IOC कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी रही। F&O लूजर्स में अशोक लेलैंड, पावर फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और जुबिलेंट फूड ये कुछ ऐसे नाम रहे जहां पर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। दो तीन प्रोमिनेंट सेक्टर जैसे ऑयल एंड गैस में ONGC, IOC, BPCL या ऑटो में से भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, मारुति ये कुछ ऐसे नाम रहे जो कि आज तेजी के अंदर कामकाज करते हैं। एक सेक्टर और जैसे कि रियल्टी जहां पर आज जोरदार खरीदारी रही और उसके अलावा आज रिजल्ट्स के आधार पर रेन इंडस्ट्री, LT बिल्कुल, तो काफी एक्शन भरा दिन हमने आते हुए देखा और बाजार की लेकिन आज मजबूत क्लोजिंग। शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।